कैलाश और प्रेमवती की धूमधाम से शादी होती है और शादी के कुछ दिन बाद एक बच्चा पैदा होता है। उस बच्चे के पैदा होने के बाद उसका नाम रखा जाता है, लेकिन महज 10 या 12 दिन के बाद ही वो बच्चा खत्म हो जाता है। परिवार टूट जाता है और फिर दोबारा कोशिश करते हैं, एक और बच्चा पैदा होता है, लेकिन वो बच्चा भी मर जाता है। मगर इससे बड़ी दुखद बात यह थी, बच्चा तीसरा भी पैदा होता है, लेकिन तीसरा बच्चा पैदा होता है वक्त से पहले और वो भी मरा हुआ पैदा होता है। लगातार बच्चे मर रहे होते हैं, माँ और बाप इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं, आखिरकार करे तो क्या करे। अब जो बच्चा पैदा होने वाला है या होगा, उसको मां खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो ऐसा कोई मंदिर नहीं, ऐसा कोई मजार नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जहां जा करके वो मन्नतें नहीं कर रहे थे, जहां जा करके वो फरियाद नहीं कर रहे थे। किसी ने बताया कि फलना तांत्रिक है जो तुम्हारी बेहद मदद कर सकते हैं। तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक एक ऐसा उपाय सुझाते हैं, कहते हैं कि गंगा के किनारे आपको एक बकरे की बलि देनी होगी। उस बकरे के अंदर से जो खून निकलेगा, तुम्हें अपनी पत्नी को उस खून से नहलाना होगा, लेकिन याद रहे तन पर एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए। और जैसे ही पत्नी उस खून से नहाएगी, इसके बाद गंगा में जाकर के उसको फिर से नहला देना और फिर तुम्हारी मनोकामना सिद्ध हो जाएगी। पति और पत्नी ये सोच करके कि उनका भविष्य अब संवरने वाला है, वो सीधा जाते हैं और सारे क्रियाएं करते हैं जो तांत्रिक ने उन्हें बताई होती है। मगर उसके बाद क्या होता है, मगर इतना भयानक होता है उसके बाद, इस बात की उन दोनों ने भी कल्पना नहीं की थी। आज इस घटना की गूंज न केवल उस जिले में है, बल्कि आसपास के जिले के लोग भी थर्रा जाते हैं ये बात सुन करके कि कोई इंसान किस हद तक जा सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है अमरोहा। इसी जिले का एक थाना लगता है आदमपुर। आदमपुर थाना क्षेत्र का एक गांव है मलकपुर। एक बच्चा होता है जिसकी उम्र लगभग 1.5 साल के आसपास होती है, और फिर उसका बड़ा भाई जिसकी उम्र लगभग 4 साल के आसपास होती है। माँ घर में अकेली होती है, लेकिन चारा लेने के लिए जाना होता है, और उसका जो पति है यहाँ से हसनपुर गया हुआ होता है बाजार से कुछ सामान खरीदने के लिए। लगभग 20 किलोमीटर की दूरी होगी। बच्चा स्कूल चला जाता है, छोटे बच्चे को नींद आ जाती है, और बच्चा जैसे सो रहा होता है उसको आंगन में सुला करके माँ अपनी खेत में चारा लाने के लिए चली जाती है। और जो पास में ही खेत होता है, वापस लौट करके आती है तो बच्चा खाट पर नहीं होता। माँ की बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है, और ऐसी कोई जगह नहीं थी कि जहां माँ ने अपने बच्चे को तलाशा नहीं था। पूरा घर खंगाल डाला, आसपास के घरों में जाकर के दरवाजा खटखटाया, क्या तुमने मेरे यश को देखा है? मगर किसी ने भी यश को देखा ही नहीं होता है। लेकिन जब यश को किसी ने देखा नहीं होता है, लेकिन माँ की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सीधा वो अपने पति रमेश को फोन करती है। रमेश अभी हसनपुर पहुंचा ही होता है कि उसके पास फोन पहुंच जाता है कि तुम्हारा जो बेटा होता है वो घर से गायब हो जाता है, आखिरकार कहाँ गया है। बड़ी संख्या में लोग जो होते हैं अब गांव की और आसपास के जंगलों में इधर उधर भागने लगते हैं, और पूरा गांव उस बच्चे को तलाशने की कोशिश कर रहा होता है। मगर कई घंटे बीत जाने के बाद जब वो बच्चा नहीं मिलता है तो बाकी रिश्तेदार भी इकट्ठा हो जाते हैं, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर के जो निकट चौकी होती है दड़ियाल, और यहाँ पर जाते हैं। यहाँ से सीधा पहुंचते हैं आदमपुर, और आदमपुर में पहुंच करके एसएचओ राम प्रकाश शर्मा से कहते हैं कि हमारा 1.5 साल का बच्चा है जो अभी ठीक से चल नहीं पा रहा होता है, उसका कहीं अता पता नहीं है, साहब उसकी तलाश कर दीजिए। अब पुलिस वाले और गांव वाले मिलकर के अपने हिसाब से मिलकर उस बच्चे की तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चे का कहीं दूर दूर तक कोई अता पता नहीं चल रहा होता है। और रात गुजर जाती है, फिर अगला दिन निकलता है। अगले दिन फिर लोग तलाश करना शुरू कर देते हैं। ये बात है 22 अगस्त 2022 की होती है, जब बच्चा गायब होता है दिन में लगभग 11:30 बजे के आसपास, और अगले ही दिन 23 अगस्त भी आ जाता है, और 23 अगस्त को भी वो बच्चा नहीं मिलता है। दोपहर के लगभग 1 बजे का आसपास का वक्त रहा होगा, जब लोग अपने अपने खेतों की तरफ से काम करके घर की तरफ आ रहे होते हैं। एक व्यक्ति को एक कुत्ते के मुंह में एक टांग दिखाई देती है। जैसे ही वो टांग को देखता है तो उस कुत्ते के पीछे दौड़ता है और उस टांग को छीनने की कोशिश करता है। दरअसल वो टांग को छीन लेता है, और फिर उस व्यक्ति को समझने में जरा भी वक्त नहीं लगता, क्योंकि अभी 24 घंटे पहले ही एक बच्चा जो होता है वो गायब होता है। वो जोर जोर से शोर मचाता है और सैकड़ों ग्रामीणों को घटना स्थल पर इकट्ठा कर लेता है। कहता है कि मैंने इस कुत्ते से इस टांग को बचाया है। जैसे ही लोग उस टांग को देखते हैं, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। उस टांग को देखने से साफ अंदाजा लगाया जा रहा था जैसे किसी धारदार चीज से उसको काटा गया हो। साफ अंदाजा इसलिए भी लगाया जा रहा था कि पहले लोग सोच रहे होते कि जंगल में कोई जानवर उसके बच्चे को ले गया होगा और फिर इसे खा गया होगा, लेकिन वो खाया नहीं होता है, बल्कि उसके साथ किसी ने कोई हादसा किया था। पुलिस मौके पर पहुंचती है, फोरेंसिक टीम आती है, और अब बाकी जो हिस्से होते हैं शरीर के उनको भी तलाशने की कोशिश की जाती है।
पास में ही ईख का खेत होता है। ईख के खेत में शरीर के बाकी हिस्से भी मिल जाते हैं और अलग अलग कुत्तों ने उन हिस्सों को नोच नोच करके बहुत ज्यादा नुकसान जो पहुंचा दिया था। पुलिस ने सबको कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो इसे साफ पता चल जाता है कि बच्चे का गला दबा करके उसकी हत्या की गई है, साथ ही किसी धारदार हथियार से उसको काटा गया था। अब काटने वाला कौन होता है, यही सवाल होता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए पूरा गांव परेशान हो जाता है। बात जो होती है वो अमरोहा जिला के एसपी तक पहुंच जाती है। सीओ से लेकर के एसएचओ सभी लोग परेशान हो जाते हैं। सभी लोग जानना चाहते थे कि आखिरकार ये जो 1.5 साल का बच्चा यश होता है इसकी किससे दुश्मनी है। तभी इस बच्चे का जो फूफा होता है तभी उसको थोड़ा शक हो जाता है, क्योंकि जिस वक्त ये घटना हो रही थी पूरा गांव उस बच्चे को तलाश कर रहा होता है। उसी बीच उस बच्चे की जो चाची होती है प्रेमवती, बस बेफिक्र थी, जिसको किसी बात की फिक्र नहीं थी। तभी शक जाहिर किया गया और पुलिस को बताया गया कि हो ना हो इस बच्चे के बारे में इसकी चाची प्रेमवती को कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो पता है। पुलिस वाले इस महिला को हिरासत में लेते और हिरासत में लेने के बाद इसे पूछताछ करते हैं। साथ ही उसका जो पति होता है कैलाश, और उसको भी हिरासत में लेते हैं। कैलाश वाकई इनोसेंट होता है, उसको कुछ नहीं पता होता, लेकिन जो उसने बताया था वो वाकई भयानक होता है। दरअसल वो कहता है कि 1 साल पहले हम लोग दोनों मिलकर के हसनपुर के पास एक गांव पड़ता है काला खेड़ा, वहां का रहने वाला नसीम अली है जो कि तांत्रिक होता है। उस तांत्रिक के पास हम लोग जाते हैं। उसने कहा था कि जो तुम्हारे बच्चे जो बार बार मर रहे हैं इनको एक ही तरकीब से, एक ही विधि से बताया जा सकता है। वो विधि ये है कि तुम्हें किसी बकरे की बलि देनी पड़ेगी और फिर आपको गंगा के किनारे, जहां बिल्कुल निवस्त्र होने के बाद तुम अपनी पत्नी को उसके कलेजे से, उसके खून से नहलाओगे और शरीर के हर एक हिस्से में उसका ब्लड लगना चाहिए। जब तक नहीं लगेगा समझ लेना विधि पूरी नहीं हुई है। ऐसे ही करते हैं। रात के अंधेरे में लोग 12 बजे के आसपास 1 साल पहले वो जंगल जाकर अपनी पत्नी को निवस्त्र करता है और बकरे की बलि देता है। बकरे की बलि देने के बाद वो अपनी पत्नी को खून से नहलाता है और वहीं पर पास में ही गंगा होती है जो कि मुश्किल से मुश्किल 1 किलोमीटर के आसपास होती है। वही 1 किलोमीटर के आसपास वो महिला पैदल जाती है और वहां जाने के बाद गंगा में नहाती है और कपड़े पहन करके आते हैं। मगर वो जो बच्चा पेट में पल रहा होता है, अब तक जो बच्चे होते हैं वो समय पर पैदा हो रहे होते हैं, लेकिन ये जो बच्चा होता है समय से पहले ही पैदा हो जाता है और मर जाता है। जब ये बात उसके पति को पता चलती है तो उसका पति कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है इन तांत्रिकों के पास, इसलिए हम किसी तांत्रिक के पास नहीं जाएंगे। बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो उसकी पत्नी होती है उसे लग रहा होता है कि अभी भी उम्मीद बाकी है और फिर वो अपने परिवार के लोगों से संपर्क जब साधती है, संपर्क साधने के बाद उसके परिवार के लोग सीधा एक बार फिर उसी तांत्रिक के पास यानी कि काला खेड़ा जाते हैं और काला खेड़े में जाने के बाद नसीम अली से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि नसीम अली साहब कुछ भी रास्ता बताइए, कुछ भी सुझाइए, मुझे आखिरकार ये बच्चा चाहिए, मैं इस बच्चे को खोना नहीं चाहती हूं। जब वो महिला बार बार उसके पास जा रही होती है तो उसने कुछ अच्छे पैसे की डिमांड की थी और उसकी डिमांड पूरी हो जाती है और जो अगला तरीका वो बताता है वो वाकई बेहद ज्यादा हैरान करने वाला और परेशान करने वाला होता है। वो कहता है कि तुम्हें एक बच्चे की बलि देनी पड़ेगी, क्योंकि पहली जो बलि होती है वो पूरी नहीं हुई थी, तुमने उसमें कुछ ना कुछ गलती की है, गड़बड़ी की है और इसलिए तुम्हें इस बार किसी बच्चे की बलि देनी होगी और बच्चे की तैयारी कर लीजिए। वो किसकी होगी, कौन होगा, ये तुम जानो। महिला अपने घर आती है लेकिन अपने पति को इस बार इस घटना स्थल के बारे में इस तांत्रिक के पास लेकर नहीं जाती है। यहाँ लेकर गई थी अपने परिवार के किसी सदस्य को, लेकिन जब वो तांत्रिक के पास से वापस आती है घर आने के बाद, अब बच्चे की तलाश में जुट जाती है। आखिरकार उसकी नजर पहुंचती है अपने ही सगे भतीजे पर, यानी कि जो उसके जेठानी का बेटा होता है छोटा, जिसका नाम होता है यश कुमार, उस पर नजर पहुंचती है और उसको देखने के बाद वो वाकई उसने बताया कि तांत्रिक जी अब बच्चे का इंतजाम हो गया है, आप बिल्कुल सब कुछ ठीक कर लीजिए, मेरे तरफ से पूरी तैयारी है। 22 अगस्त 2022 को वो दिन चुनती है जब उसकी माँ खेत पर चारा लाने के लिए गई हुई होती है और उसका पिता हसनपुर गया होता है, उसका बड़ा भाई स्कूल में पढ़ने के लिए गया हुआ होता है। बच्चा अपने घर में सो रहा होता है, तभी उस बच्चे को गायब कर लेती है और गायब करने के बाद उसका गला घोट करके हत्या कर देती है और उस बच्चे को कपड़े में लपेट करके अपने ही घर में छुपा देती है। रात के जब लगभग 10 से 10:30 बजे का आसपास का वाकया होता है, तभी वो तांत्रिक नसीम अली को फोन करती है और उससे कहती है कि एक बच्चे का इंतजाम हो गया है, मैंने उसको मार दिया है, जैसे जैसे आपने बताया है ठीक वैसे ही मैंने किया है। लगभग 20 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद नसीम अली रात को ही काला खेरा से सीधा मलकपुर पहुंचता है और मलकपुर के जंगल में इस प्रेमवती का इंतजार कर रहा होता। अब दोनों मिलकर के उस बच्चे के, उस बालक के जिसका नाम यश कुमार होता है, जिसकी उम्र लगभग 1.5 साल के थोड़ी ही बहुत ज्यादा होगी, उन्होंने मरे हुए उस बच्चे की 1-2 नहीं बल्कि 60 टुकड़े कर देते हैं और 60 टुकड़े करने के बाद यहाँ पर एक विधि अपनाते हैं और विधि अपनाने के बाद जो कुछ भी क्रियाएं वगैरह होती है उसको करने के बाद तांत्रिक अपने घर चला जाता है। ये महिला घर आकर के सो जाती है घर में
जैसे कि अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है कि परिवार का हर एक सदस्य परेशान हो जाता है, चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है उस बच्चे को लेकर के, लेकिन उस बच्चे को लेकर के इस महिला पर कोई असर नहीं होता है, क्योंकि ये इसलिए खुश थी कि इस महिला के पेट में 3 महीने का गर्भ जो पल रहा होता है, ये चाहती थी कि इस बच्चे को वो बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती थी, इसलिए तांत्रिक के संपर्क में आती है। जब पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार किया था, इससे पूछताछ की थी, इसने पूछताछ में अपना सारा जुर्म कबूल लिया था और जेल जाने से पहले इस महिला का मेडिकल परीक्षण कराया गया था। तो उस मेडिकल परीक्षण में आता है कि ये महिला 3 महीने की गर्भवती होती है, बच्चा बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ होता है और उम्मीद है कि शायद वो बच्चा बच जाएगा। लेकिन जिस तरीके से उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने ही जेठ के लड़के को मार डाला होता है, जिस तरीके से उसकी निर्मम हत्या की होती है, जिस तरीके से उसने घिनौना कृत्य किया होता है, वो वाकई शर्मनाक है। जब इस घटना के बारे में अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से लोगों को पता चलती है, आसपास के इलाकों में ये खबर गूंजती है, आसपास के लोग सुनते हैं, तो जिले ही नहीं बल्कि दूर दूर तक लोग सुनकर के हैरान थे कि एक महिला आखिरकार इतना निर्दय कैसे हो सकती है, अपने बच्चे के लिए वो दूसरे के बच्चे को आखिरकार कैसे मार सकती है। अगर इससे भी बड़ी दिलचस्प बात यह होती है कि जब जेठानी को यह बात पता चलती है, जब उसके जेठ को यह बात पता चलती है, वो रोते हुए कहते हैं कि बच्चे की ही चाहत थी तो इसको तुम ले लेते, उसको अपने आप से पालते पोसते, हम अपना पहला बच्चा भी दे देते मगर दूसरा भी दे देते, उसे मारने की क्या जरूरत थी। यही बात उसका पति कैलाश जब सुनता है, जो इनोसेंट होता है, जिसकी कोई गलती नहीं होती, जिसने सिर्फ बकरे की बलि दी थी, वो वाकई बहुत सीधा है। पुलिस की जांच में जब उसको पुलिस गिरफ्तार करती है और हिरासत में लेती है, जब उससे पूछताछ करती है, तो उसने एक एक बात को सच बता दिया। तो वो सच नहीं बताता तो इस घटनाक्रम की शायद कभी खुलासा नहीं होती। पुलिस ने उस नसीम अली को भी गिरफ्तार कर लिया है और इस महिला को भी गिरफ्तार कर करके जेल भेज दिया है। जो यहाँ के एसएचओ है राम प्रकाश शर्मा, वो कहते हैं कि इस मामले की अभी जांच चल रही है, कम से कम समय में चार्जशीट लगाई जाएगी और कोशिश है कि इन आरोपियों को फांसी की सजा दिलाई जाए और जो भी दोषी है इस मामले में भी किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश, परेशान, निराश करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है, सजग करना है। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।